अब हम शुरू करें प्रोजेक्टाइल मोशन। इट इज अ मोशन इन टू डायमेंशन। ये हमने मोशन चैप्टर जो 11th का लिया था उसमें लिया है। मोशन चैप्टर में पहले था मोशन इन वन डायमेंशन, फिर था मोशन इन टू डायमेंशन जिसमें दो पार्ट थे। एक था प्रोजेक्टाइल मोशन और एक था सर्कुलर मोशन। ये दोनों पॉइंट हमारे हुए हैं, कहाँ हुए हैं? तो 11th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर था मोशन, उसमें हमने ये दोनों पॉइंट लिए हैं, फर्स्ट सेकंड। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले या फिर ये चैप्टर शुरू करने से पहले ये हम कॉम्पिटिटिव के लिए ले रहे हैं। MHT CT बोलो, JEE बोलो या नीट के लिए ये हम ले रहे हैं। तो 11th का प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पूरा लिया है और सर्कुलर मोशन 11th में था आधा और आधा 12th में रोटेशनल डायनामिक्स में हुआ है। तो सर्कुलर मोशन भी हमारा पूरा हो चुका है, पर हम पहले प्रोजेक्टाइल मोशन लेंगे, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन लेंगे। हमने दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। इट इज मोशन इन टू डायमेंशन, मतलब इट इज मोशन इन अ प्लेन, दैट इज टू कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस। याद रखो, टू कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम चेंजेस। ये तो फिर सी बार हो ना, दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, या तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा या एक्स जेड चेंज होगा या वाई जेड, कुछ भी चेंज होगा, बट दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। दिस इज मोशन इन अ प्लेन। दैट इज टू कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस। फिर से पूरा ये वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि हम यहाँ कुछ फॉर्मूले पहले यूज कर लेंगे डायरेक्ट, जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के 11th के चैप्टर में निकाले हैं, हम डिराइव करेंगे, एक्स्ट्रा भी लेंगे, बट ये चैप्टर पहले आप लोगों ने देख लेना। मोशन चैप्टर देख लेना पूरा, जिसमें सर्कुलर मोशन भी था, प्रोजेक्टाइल मोशन भी था और मोशन इन वन डायमेंशन भी था 11th का। ठीक है, देख लेना, फिर उसके बाद ये शुरू करना। ठीक है, तो फिर से आते मोशन इन टू डायमेंशन। व्हाट इज मोशन इन टू डायमेंशन? इट इज मोशन इन अ प्लेन। द मोशन इज इन अ प्लेन। जैसे ये बोर्ड हमारा प्लेन है, तो मोशन इज इन अ प्लेन, यानी टू कोऑर्डिनेट। अगर हम स्पेसिफिक बनाना चाहे तो ये ऐसे, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा था, x कोऑर्डिनेट चेंज होगा और y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। सर्कुलर मोशन भी ऐसे बताया था हम लोगों ने, ये ऐसे। तो इसमें भी दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो दो एग्जांपल है मोशन इन टू डायमेंशन के, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। ठीक है, so what is motion in two dimension? The motion in a plane is called two dimensional motion in which two coordinate of the system changes। कोई भी दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो यहाँ हमने xy बताया है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है, और ये सर्कुलर मोशन, बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो हम सर्कुलर मोशन बाद में लेंगे। सर्कुलर मोशन भी हमारा पूरा हो चुका है, 11th में आधा पोर्शन था, 12th में रोटेशनल डायनामिक्स जो चैप्टर हमने लिया है उसमें इसका बचा हुआ पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो सर्कुलर मोशन हम बाद में लेंगे, पहले अभी हम लेने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन 11th का नहीं देखा है तो एक बार देख लो, क्योंकि हम बीच में वो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। तो वहां हमने काय के फॉर्मूले निकाले थे, एक बार देख लेना, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, फिर सुन लो खाली। रेंज का फॉर्मूला निकाला था, क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये सब लेने वाले हैं, बस जस्ट बता रहा है, ये इक्वेशन देख लेना। साइन 2 थीटा अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला निकाला था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन निकाला था, ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। तो कुछ इक्वेशन शायद मैं पहले ही डायरेक्टली यूज कर लो, तो इसलिए बोला कि ये शुरू करने से पहले आप लोगों ने एक बार मोशन चैप्टर 11th का देख लेना है। वीडियो अभी भी अवेलेबल है, या टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है तो टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो और फिर ये शुरू करो। तो ये नहीं लिखना है अभी, ठीक है? ये इक्वेशंस देख लेना एक बार, टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल हाइट या मैक्सिमम हाइट, रेंज का फॉर्मूला, वो सब डिराइव कर चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन वो सब हो चुका है हमारा। ठीक है,
वापस से आता है। तो हेडिंग डालना प्रोजेक्टाइल मोशन, ब्रैकेट में लिखना मोशन इन टू डायमेंशन। सो पहले लिखेंगे व्हाट इज मोशन इन टू डायमेंशन। इट इज अ मोशन in a plane. It is a motion in a plane. That is two coordinate of the system changes. दो एग्जांपल, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। ये ऑब्जेक्ट थ्रो किया, ये पाथ फॉलो करके यहाँ तक आया, तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ बॉडी सर्कुलर मोशन में है, इट इज सर्कुलर मोशन। दो कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी चेंज हो रहे, दो कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी चेंज हो रहे। दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे का मतलब क्या है? अगर मान लो पार्टिकल यहाँ है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए ग्राफ में दो चीजें लगेंगी, एक्स एंड वाई। सेम कंडीशन यहाँ है, अगर पार्टिकल यहाँ है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, पोजीशन बताने के लिए दो चीज कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, एक्स एंड वाई। तो हम बोल रहे हैं टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम विल चेंज। इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो इतना आपने वर्ड्स में नोट कर लेना, एक बार फिर लेना। वो जो नीचे इक्वेशन लिखे थे वो तो वापस आएंगे, मैं सिर्फ एक बार बोल रहा था, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन देख लेना। Motion in two dimension. It is the motion of a body in a plane. That is two coordinates of a system changes. और उसके एग्जाम्पल थे प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। और भी एग्जाम्पल हो सकते जैसे एंड वॉकिंग ऑन द वॉल, अपन कैरम खेल रहे, मोशन ऑफ द कॉइन्स, या स्ट्राइकर ऑन द कैरम बोर्ड। वो अपने काम के नहीं है, अपन अभी फिलहाल यही दो मोशन स्टडी करने वाले। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन, पार्टिकल कहीं पे भी है, उसकी पोजीशन बताने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, एक्स और वाई। सर्कुलर मोशन, यहाँ है समझो पार्टिकल, तो दो कोऑर्डिनेट लगेंगे, एक्स और वाई। तो ये टू डायमेंशनल मोशन है। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो ये नोट डाउन कर लो, इसको मिटाएं। इक्वेशंस हुए 11th में, वो इक्वेशन हम डायरेक्ट लिखेंगे, हुआ तो एक आधा डिराइव भी कर सकते हैं हम लोग, देखेंगे वो, पर ये एक बार आप लोगों ने देख लेना। इतना नोट डाउन कर लो, आगे चल रहे। हम आगे चलते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की। कॉन्सेप्ट भी समझाना हो जाएगा एक बार फिर से, देखो। तो समझो हम ग्राउंड पे यहां खड़े हैं, ये फुटबॉल है, हम लोगों ने इसको किक किया है ऐसे, या गोलकीपर ने किक किया है समझो ऐसे। तो हम दो कोऑर्डिनेट बना लेते हैं हमारे। तो ये देखो, ये ग्राउंड था, फुटबॉल हमने किक करके यहां तक भेजा है। तो ये है हमारा एक एक्सिस, ये वाई, और ये है हमारा एक एक्स एक्सिस। इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं। तो इस मोशन को हमने प्रोजेक्टाइल मोशन बोला था। इनिशियली हमने कुछ वेलोसिटी दिया है u, ठीक है, और हमने ग्राउंड पे रोल नहीं किया उसको। अगर ग्राउंड पे अगर हम बॉडी को रोल करेंगे, सपोज फुटबॉल ऐसे भी किक कर सकते हैं आप लोग कि वो ग्राउंड पे रोल हो जाए। अगर वो ग्राउंड पे रोल हो रहा तो इट इज मोशन इन वन डायमेंशन। सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, कौन सा? एक्स। यानी अगर वो रोल होते हुए जा रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यानी ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा, तो सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। सो इट विल बी मोशन इन वन डायमेंशन। तो हमको फुटबॉल को ऐसे ही किक करना है, तो पैराबोलिक पाथ बोलते हैं इसको। कौन सा पाथ फॉलो होगा? पैराबोलिक पाथ। तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी और हमको कुछ एंगल भी रखना पड़ेगा, एंगल जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये है कुछ एंगल, ठीक है। थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो u है वो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अब डेफिनेशन ले लेते पहले। बॉडी को हमने किक किया है या थ्रो कर सकते हैं, उसका भी एग्जांपल बताएं। सपोज यहां फील्डर है, फील्डर ने बॉल को थ्रो किया है, तो बॉल ने ऐसा पाथ फॉलो किया और कीपर तक गया है जहां स्टंप है, ठीक है। तो हम यहां हमारे कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये ग्राउंड के क्लोज ही है, ग्राउंड पर ही है समझो, तो यहीं से निकला है, पूरा पाथ ऐसे ही लेंगे हम लोग। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी, थ्रो किया है, ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये एग्जांपल भी हो रहे समझो। तो ये हमारा क्रिकेटर है जिसने बॉल को थ्रो किया, किसके पास? कीपर के पास, या स्टंप पे थ्रो किया ऐसे। तो ये भी कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। फुटबॉल किक किया है, प्रोजेक्टाइल मोशन।
क्रिकेटर ने बॉल थ्रो किया है, प्रोजेक्टाइल मोशन, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं y एंड x, ठीक है। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा, देखना बुलेट फायर किया है फ्रॉम द गन, ये है गन और ये हमने फायर किया है बुलेट, तो बुलेट थोड़ी दूर तक स्ट्रेट लाइन में जाएंगी, बट ग्रेविटी की वजह से फिर वो नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगी, तो वो बुलेट ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमने फायर किया है थोड़ी दूर तक स्ट्रेट लाइन में, बाद में कर्व पाथ फॉलो होगा, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम विल चेंज, ठीक है। और भी एग्जांपल बताता, कैनन फायर किया है, तोप, ये तोप है समझो, ये उसका व्हील, ठीक है। यहां से वो शेल फायर हुआ है, तोप का गोला फायर हुआ है, तो वो भी ऐसा पाथ फॉलो करके यहां गिरने वाला है, तो ये भी कौन सा मोशन फॉलो कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम आर चेंजिंग x एंड y, यहां पे भी उसको फायर किया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पे भी देखो कुछ एंगल बनाया है थीटा, तो ये एग्जांपल बता रहा हूं, अब डेफिनेशन लिखते हैं, तो याद रखना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी और कुछ एंगल रखना पड़ेगा, अगर आप एंगल नहीं रखेंगे, ग्राउंड पे ही रोल कराएंगे उस ऑब्जेक्ट को, तो फिर वो मोशन इन वन डायमेंशन हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल हो गए, एक दो और एग्जांपल बता सकते हैं, ये फुटबॉल किक किया है, ये क्रिकेटर ने बॉल थ्रो किया है, कैनन में से शेल फायर किया है हम लोगों ने, और ये बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, ये, या फिर बास्केटबॉल का भी एग्जांपल ले सकते हैं, या ये समझो बास्केट, ठीक है, ये प्लेयर है यहाँ पे ग्राउंड, इसने यहां से थ्रो किया है, तो बॉल यहां से जाएगा, फिर ये पाथ फॉलो करके वापस नीचे ही आने वाला है, तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, ये y और ये x। वॉलीबॉल खेल रहे हैं, इधर है, इधर से बॉल इधर गया, उधर से बॉल इधर आया, वो जगह नहीं बची है, नहीं तो वो भी बना देता। वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, बैडमिंटन वॉलीबॉल, ये देखो ये नेट है, ठीक है, एक प्लेयर इधर है, एक प्लेयर इधर है, यहां से वॉलीबॉल इधर जाएगा ऐसे, ये बॉल, या बैडमिंटन खेल रहे तो भी कौन सा मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं x एंड y, ये बहुत सारे एग्जांपल है। शॉर्टपुट का एग्जांपल बताया था कि शॉर्टपुट आप थ्रो करेंगे ऐसे, तो भी वो ऐसा ही आर्क फॉलो करके जाएगा, समझो शॉर्टपुट थ्रो किया है, ये पाथ फॉलो करके यहां गिरेगा, फिर वो डिस्टेंस गिनते कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, शॉर्टपुट का एग्जांपल है। डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो में भी वही लॉजिक आता, यहां से डिस्कस थ्रो किया है, कितना दूर गया है, भाला फेंक जेवेलियन थ्रो, तो उसमें भाला लेके भागते हैं और उसको थ्रो करते हैं, सेम पाथ फॉलो करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए, देखो फिर डेफिनेशन भी चलते हैं। तो याद रखना कुछ एंगल से थ्रो करना है ऑब्जेक्ट को विद सम इनिशियल वेलोसिटी। द बॉडी नीचे क्यों आ रही है वापस, बिकॉज इट इज मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो याद रखना दिस इज पाथ फॉलोड ड्यू टू ग्रेविटी। ये पाथ फॉलो क्यों हुआ है, बुलेट सीधा ही क्यों नहीं जा रही, ये पाथ फॉलो क्यों नहीं हुआ, नीचे की तरफ क्यों गई है बुलेट, बिकॉज इट इज मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। याद रखो ये पॉइंट सब हम डेफिनेशन में डालने वाले हैं। देखो सब एग्जांपल है, जो एग्जांपल अच्छा लगे वो दो तीन एग्जांपल लिख लो वर्ड्स में। डेफिनेशन सुनो, इफ द बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, आप ये डायरेक्शन में थ्रो कर सकते हैं, ये डायरेक्शन में भी थ्रो कर सकते हैं, सामने भी थ्रो कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इधर वाली डायरेक्शन में थ्रो करूं तो हम इधर आर्क बनाएंगे, सामने थ्रो करूं तो इधर आर्क बनाएंगे, पीछे थ्रो करूं तो इधर आर्क बनाएंगे, कोई भी डायरेक्शन में ऐसा थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। इफ द बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन विद सम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होना जरूरी है। फिर से बोल रहा, अगर एंगल नहीं है हॉरिजॉन्टल के साथ तो आप बॉल को रोल कर रहे हैं, मतलब वो हो जाएगा मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। तो फिर से सुनो, बॉडी को थ्रो करना है यहां से, या किक किया है तो अभी हम थ्रो ही लिखेंगे, जैसे यहाँ थ्रो किया है, यहां से यहाँ बॉडी मूव हुई है। इफ द बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में थ्रो करना है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, with some initial velocity u making an angle with the horizontal, horizontal के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनना चाहिए, then the body moves in parabolic path,
कौन सा पाथ फॉलो हो रहा? पैराबोलिक पाथ। किसकी वजह से? अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो समझ में आएगा। फिर से एक बार डेफिनेशन बोलता है, डेफिनेशन हो चुकी है, फिर भी एक बार बोल रहा हूं। मोशन चैप्टर अभी जो बताया था देख लेना एक बार। तो ये डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट करना है। ध्यान पॉइंट्स याद रखना है। एक तो ग्रेविटी के अंडर है इसलिए बुलेट सीधा ही क्यों नहीं जा रही, वो नीचे की तरफ क्यों बेंड हो रही? ये बॉल जो थ्रो किया वो इस तरह बेंड होके वापस ग्राउंड पे क्यों आया? बिकॉज वी आर मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको वापस अट्रैक्ट कर रही। तो हमको थ्रो करना है बॉडी विद सम इनिशियल वेलोसिटी, सम एंगल भी होना चाहिए जिसको हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फिर से सुना, if the body is thrown in any direction, if the body is thrown in any direction, कोई भी डायरेक्शन में हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, if the body is thrown in any direction with some initial velocity making an angle with the horizontal, कुछ ना कुछ एंगल है with the horizontal, making an angle with the horizontal, then the body moves in parabolic path. Body moves in parabolic path under the force of gravity. This motion is called projectile motion. ठीक है, अब छोटी छोटी डेफिनेशन है, ध्यान रखना। पहले इसकी देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, the velocity, initial velocity with which the body is projected, जिस वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया है, it is called velocity of projection. ये रहा velocity of projection. The angle is called angle of projection. ये जो एंगल बना है वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जहां से प्रोजेक्ट किया है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो पॉइंट जहां से थ्रो किया है इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये डेफिनेशन भी हुई है सर, फिर से सुनना। The velocity, initial velocity with which the body is thrown, जिस इनिशियल वेलोसिटी से हमने बॉडी को थ्रो किया है, this is called velocity of projection. The angle with the horizontal, the angle of the velocity with the horizontal is called angle of projection. The point from where the body is projected is called point of projection. जिस बॉडी को थ्रो किया है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। That body is called projectile. ये जो बॉडी थ्रो हुई है it is called projectile, and the path followed is called trajectory. The path followed is called trajectory. ये देख लो कुछ डेफिनेशंस है, याद रखना। Path followed, path followed is called trajectory. देख लो फिर से एक बार सारी डेफिनेशन बोल देता हूं, फिर मिटा के आगे वाले पॉइंट्स पे चलेंगे। तो फिर से सुनना, if the body is thrown in any direction with some initial velocity making an angle with the horizontal, then the body moves in parabolic path under the force of gravity. This motion is called projectile motion. The point from where the body is projected, जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, it is called point of projection. The velocity with which the body is projected is called velocity of projection. Here, the angle of velocity with the horizontal is called angle of projection. The path followed is called trajectory. और कुछ छूटेगा? हाँ, the body जिसको प्रोजेक्ट किया है उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, मिसाइल को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। बॉल थ्रो किया है उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। देखो ये डेफिनेशंस कुछ याद रखो, फिर आगे चलते। इतना नोट डाउन करो। एग्जांपल्स भी आ गए और डेफिनेशंस भी आ गए, देख लो एक बार, फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इतना देखो एक बार। अब देखो ये मोशन स्टडी करते समय हम कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं, ठीक है। हमको कोई मिसाइल लॉन्च नहीं करनी है, तो इसलिए हम कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं। क्या अजम्पशन है? पहला मेन इंपॉर्टेंट अजम्पशन, वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर और वी आर गोइंग टू निग्लेक्ट। क्या निग्लेक्ट करने वाले हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन काउंट नहीं करने वाले हम। वी आर नॉट गोइंग टू काउंट फ्रिक्शन।
देख लो पहला कि हम फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करने वाले, वी आर गोइंग टू निग्लेक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी ये जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा इसके साथ फ्रिक्शन हम कंसीडर करने वाले नहीं है। हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो मोशन हो रहा वो हो रहा विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है वहां पे, ठीक है, वी आर गोइंग टू निग्लेक्ट फ्रिक्शन। अच्छा, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में आप लोगों ने मोशन चैप्टर देख ही लिया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं आर से, और हमने उसको नाम दिया था रेंज। इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं। ये है मैक्सिमम हाइट कि कितने मैक्सिमम हाइट तक गया है, इसको हमने नाम दिया था कैपिटल एच, और जो पूरा टाइम था उसको हम बोल रहे थे टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्यों बता रहा अभी देखेंगे। सेकेंड असम्पशन, निग्लेक्ट the effect of rotation of the earth हम रोटेशन ऑफ द अर्थ निग्लेक्ट करने वाले। देखो ये इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ कब हम कंसीडर करेंगे वो बता। जैसे इंडिया है सब, ठीक है, हम दूर थोड़ा जाएंगे तो यूएसए पे मिसाइल लॉन्च करना नहीं है पर ठीक है, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। तो यूएसए पे यहाँ पे मिसाइल लॉन्च करना है, मिसाइल जाने के लिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कुछ तो लगेंगे ना, जितना भी टाइम लगेगा, पर मिसाइल जाने के लिए आवर्स में टाइम लगने वाला है। इतनी रेंज है कि मेरी वो भी नहीं पता, पर ठीक है, अपन जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया की इतनी रेंज हो चुकी है अभी कि नॉर्थ कोरिया यूएसए तक, इंडिया हटाई जाते हैं, नॉर्थ कोरिया ने जो अभी मिसाइल टेस्ट किए हैं थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने इतनी रेंज अपने इसमें कर लिया है कि वो यूएसए पे अपना न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सके। समझो वही ले रहे, नॉर्थ कोरिया यूएसए मिसाइल लॉन्च किया, तो वहां तक जाने के लिए कुछ घंटे तो लगेंगे, 2 4 5 6 10 घंटे जो भी लगेंगे, मिसाइल को वहां तक जाने के लिए टाइम तो लगेगा। फिर देखो यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, ये समझो नॉर्थ कोरिया है और ये अमेरिका है, अर्थ पे है, तो अब मिसाइल हवा में है, तो अर्थ क्या बोलेंगे, अरे यार मिसाइल गिरने वाली, मैं रुक जाती, नहीं, अर्थ तो रोटेट हो रही, ठीक है, समझना क्या बोल रहा हूं, अर्थ कहां से, समझो ये हमारा टारगेट है, मिसाइल निकल गई, हाँ, पर अर्थ के साथ वो टारगेट भी देखो रोटेट हो रहा, तो हमको जब मिसाइल लॉन्च करेंगे तो अर्थ का रोटेशन भी काउंट करना पड़ेगा कि अर्थ 6-7 घंटे जब हवा में है तो नीचे जो अर्थ है वो भी साथ में रोटेट हो रही, तो हमको उसको भी काउंट करना पड़ेगा जब हम मिसाइल लॉन्च करेंगे। देखो टारगेट ये है रेड कलर, अब हम यहाँ से मिसाइल निकल चुकी है दूसरी जगह से, अब अर्थ के साथ ये जगह भी रोटेट हो रही, तो पोजीशन क्या होने वाली है, बदलने वाली है, तो हमको ये भी काउंट करना पड़ेगा। जब हम मिसाइल लॉन्च करेंगे तो हमको रोटेशन ऑफ द अर्थ भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ स्टेशनरी नहीं है। ये हो गया एक, इसके लिए क्या करेंगे वो बाद में बता, ये हो गया एक पॉइंट है। तो हम क्या करने वाले हैं, निग्लेक्ट फ्रिक्शन, क्या करने वाले हैं, निग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, 2 पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट, निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, या हम बोलेंगे अर्थ का जो कर्व है, कर्वेचर है ना, कर्व, ये अर्थ ऐसे राउंड है, जबकि हम कौन से मोशन में दिखा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। तो जब हम यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट लॉन्च करेंगे और यहाँ पे गिरने वाला है, तो देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है अर्थ का, रेडियस अगर देखेंगे तो ये कर्व है, ठीक है, जबकि हम कौन सी लाइन में बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में। ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया, तो ये जो प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक लॉन्च हुआ है, उसके लिए हमको अर्थ का जो रेडियस है वो भी काउंट करना पड़ेगा, या उसका कर्व भी काउंट करना पड़ेगा। पर ये दोनों पॉइंट तभी काम आएंगे जब हम, सॉरी, ये दोनों पॉइंट तभी काम आएंगे जब हम क्या लॉन्च करने वाले हैं, मिसाइल। अभी हम मिसाइल लॉन्च नहीं कर रहे, हम क्या देखने वाले, फुटबॉल किक किया है, बॉल थ्रो किया है, बुलेट फायर किया है, जो ज्यादा दूर जाने वाले नहीं है। तो देखो इन दोनों पॉइंट के लिए, कौन से दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के लिए हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि R एंड H आर वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ।
ये जो h है और ये r है ये बहुत स्मॉल है। फुटबॉल किक किया एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट तक, समझो उतनी देर में अर्थ कितनी रोटेट होगी, निग्लिजिबल। अर्थ का रोटेशन का इफेक्ट निग्लेक्ट कर दिया हम लोगों ने, ये समझ में आया? ठीक है। अब फुटबॉल ग्राउंड यानी अर्थ का एक छोटा सा, इतने बड़े अर्थ का एक छोटा सा पीस कंसीडर करें तो इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी हमारा निग्लेक्ट हो गया। तो याद रखना, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट अगर हमको सेटिस्फाई करने हैं तो हम r और जो h है, r मतलब रेंज और ये जो हाइट है, दे शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में ये दोनों वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। तो ये भी हमारा निग्लेक्ट हो जाएगा, ये भी निग्लेक्ट हो जाएगा। और हम g की वैल्यू क्या लेने वाले हैं? कांस्टेंट। g की वैल्यू चेंज होती, सरफेस ऑफ द अर्थ पे 9.8 है, जितना हम हाइट पे जाएंगे उतना g की वैल्यू कम होती जाएंगी। तो मिसाइल लॉन्च करते समय मिसाइल हाइट से जाएंगी तो g की वैल्यू भी चेंज होगी। पर हम फुटबॉल किक कर रहे हैं, बॉल थ्रो कर रहे हैं या बुलेट फायर कर रहे हैं तो g की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिकॉज हम लेंगे हाइट स्मॉल, जो यहां लिया है। तो यहां पे हम लेंगे हाइट शुड बी स्मॉल। जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया है उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो होनी चाहिए स्मॉल। तो देखो अजम्पशन क्या है? पहला अजम्पशन ये है कि हम निग्लेक्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन को, ठीक है। दूसरा अजम्पशन है हम निग्लेक्ट कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। जब ऑब्जेक्ट हवा में है वो तो अर्थ भी रोटेट हो रही, तो हम उस अर्थ का रोटेशन निग्लेक्ट कर रहे हैं। हम रेडियस ऑफ द अर्थ निग्लेक्ट कर रहे हैं या उसका कर्वेचर निग्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग। हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि स्ट्रेट लाइन ही है, कर्व नहीं है। तो उसके लिए इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो रेंज है r और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट है h, they should be very small as compared to radius of the earth। इन दोनों की वैल्यू r और h, r and h should be very very small as compared to, यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा r में, as compared to radius of earth। रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में ये दोनों वैल्यूज बहुत स्मॉल होनी चाहिए, r और h, ठीक है। एंड g हम कांस्टेंट लेने वाले हैं, कितनी वैल्यू लेंगे हम लोग? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा तभी पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट जा रहा हो वो मैक्सिमम हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हाइट ज्यादा होगी तो g की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हाइट कम ही रखना है, जैसे हमने यहाँ बोला हाइट कम ही है तो g की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? कांस्टेंट। तो ये चार असम्पशन है, 1 2 3 4। इन दोनों को फुलफिल करने के लिए हम बोल रहे हैं r और h की वैल्यू होनी चाहिए वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ द अर्थ, और g कांस्टेंट लेने के लिए हम बोल रहे हैं h स्मॉल होना चाहिए, जो कि यहां बोला गया है। r और h की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। तो ये असम्पशंस लिख लो और ये पॉइंट्स याद रखो। आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखो, हाँ, असम्पशंस क्या क्या लिए, नोट डाउन कर लो, देख लो। तो ये नोट डाउन कर लो, ये रेड में दिख नहीं रहा था, ब्लू में करके r and h are very small as compared to radius of earth, इन दोनों पॉइंट के लिए। और जो g हम कांस्टेंट लेने वाले हैं उसके लिए h की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, जो कि सेकंड और थर्ड के लिए भी है, h की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। फ्रिक्शन निग्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग। देखो आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लो। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने 11th में पूरा स्टडी किया है। ये y, ये x, ये जो मोशन था ग्राउंड से वापस उसी हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे आ रहा है। जिस हॉरिजॉन्टल पॉइंट से थ्रो किया है उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम आगे यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये हमारा है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे प्लेन है, सपोज प्लेन तुम लोग अच्छे से बना लेना, यही हम उसका टारगेट है जिसको बॉम्ब गिराना है। तो ये उसने बॉम्ब यहाँ पे ड्रॉप किया, ठीक है। तो वो बॉम्ब ऐसा पाथ फॉलो करके आगे बढ़ेगा,
देखो प्लेन मूव हो रहा तो बॉम्ब भी आगे जाके मूव होगा, ये हम डिटेल में देखेंगे। पर यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को एक हाइट से रिलीज किया है, ग्राउंड से रिलीज नहीं किया है, एक हाइट से रिलीज किया है। या दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, एक बिल्डिंग है या फिर वॉल है समझो, तो वॉल के ऊपर ही रखते थे जनरली, ये यहाँ रखिए। अब यहाँ से वो शेल फायर कर रहा है, ये शेल फायर किया तो वो ऐसा पाथ फॉलो करेगा। सो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है एक पर्टिकुलर हाइट h से, so bomb is released from a plane या fired from a plane, cannon fired from a wall या ball is thrown from a building, तो एक पर्टिकुलर हाइट से। इस पे देखो ग्राउंड से थ्रो किया है और ऑब्जेक्ट वापस कहाँ आ गया, ग्राउंड पे। दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके सारे इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं और ये हमारा हो भी चुका है स्टडी, फिर भी देखेंगे उसको। ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन वेयर ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड या थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम हाइट h, कुछ हाइट से हम रिलीज करने वाले उसको। जैसे ये किला है, किले की दीवार है, दीवार से हमने वॉल पर से फायर किया है शेल यहाँ पे। प्लेन से बॉम्ब गिरा है तो देखा प्लेन ने यहाँ से बॉम्ब गिरा है तो एग्जैक्टली सीधा नहीं आने वाला बेटा, क्योंकि प्लेन की स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकंड है तो इस ऑब्जेक्ट की भी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, तो वो भी सामने जाएगा, ठीक है, पर वो नीचे की तरफ मूव होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो हम अगर बॉम्ब यहाँ गिरा है तो एकदम एग्जैक्ट इसके ऊपर लाके छोड़ेंगे तो नहीं, उसके पहले रिलीज करना पड़ेगा तो बॉम्ब उसके ऊपर जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं अगर चलती बस में से हम उतरे तो हम बस के साथ भागते हुए उतरते, हम ऐसा नहीं कि बस से कूद के सीधा खड़े हो गए। तो बस की स्पीड अगर 20 है तो मेरी भी स्पीड 20 है, जो पैर बस के कांटेक्ट में थे ना 20 की स्पीड में थे हम पूरे, तो जैसे ही हम बस से नीचे कूदे ग्राउंड के कांटेक्ट में आए तो पैर तो रुक गए बट अपर बॉडी अपना स्पीड जो 20 थी वो कंटिन्यू करेगी और हम गिर जाएंगे। तो कभी मूविंग बस या ट्रेन में से उतरे होंगे, जो कि नहीं करना चाहिए, बट अगर उतरे होंगे तो देखना हम लोग उसी डायरेक्शन में थोड़ा भागते हुए उतरते ताकि हम गिरे नहीं, ठीक है। तो बॉम्ब की स्पीड उतनी है जितनी प्लेन की है, 20 है अगर इस प्लेन की स्पीड तो उस बॉम्ब की स्पीड भी 20 है सामने वाली डायरेक्शन में। प्लेन तो ये वाली पाथ फॉलो कर लेगा क्योंकि इंजन उसको सामने लेके जाएगा, बॉम्ब जो है वो ये वाली पाथ फॉलो करने जा रहा था बट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन कितना लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम पहले लेंगे, फिर हम लेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। दोनों में फर्क याद रखो, इसको ग्राउंड से थ्रो किया है और वो वापस ग्राउंड पे आ रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है बट एक पर्टिकुलर हाइट से थ्रो किया है, ठीक है। एक और देखते हैं, थर्ड है, थर्ड का ज्यादा डिटेल में नहीं है हमारे को, इट इज इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। थर्ड इज इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। इंक्लाइन है, तो जैसे ये ब्रिज है समझो, हम ग्राउंड पे खड़े हैं और थ्रो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को ब्रिज के ऊपर, यहां से ऑब्जेक्ट थ्रो किया है, यस। तो अब ये हमारा y एक्सिस लेंगे और ये हमारा x एक्सिस है, ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई, थीटा से डिनोट नहीं करेंगे, फाई से करेंगे समझो। तो यहां हमने हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे थ्रो किया था, यहां हमने एक पर्टिकुलर हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और यहां हम ग्राउंड पर ही है बट हम एक स्लोप पे ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। यानी समझो हम जैसे हमारा फ्लाईओवर है या राजकमल का पुल है जहां से वो स्टार्ट हो रहा, फिर हमको दिखेगा कैसे, ऐसे स्लोप ऊपर की तरफ, हम नीचे से कोई ऑब्जेक्ट उस पे ब्रिज पे थ्रो कर रहे हैं जहां से वो शुरू हो रहा, तो डेफिनेटली ऐसे ही पोजीशन है, ठीक है। तो अब ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, तो ये इंक्लिनेशन है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, इंक्लिनेशन है। दिस इज इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऐसे तीन टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने 11th में स्टडी किया है, अब हम देखने वाले ये चैप्टर में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन डिटेल में, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे को ज्यादा नहीं है पर फिर भी एक आधा इक्वेशन लेंगे उसका। देखो these are the three types of projectile motion: oblique projectile motion, horizontal projectile motion and inclined projectile motion. inclined projectile motion समझ गया ना, फर्क याद रखो, इसको ग्राउंड से थ्रो किया है, जिस हॉरिजॉन्टल पोजीशन लाइन पे थ्रो किया है ऑब्जेक्ट उसी पे वापस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आने वाला है,
ठीक है। यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर हाइट से थ्रो किया, यहाँ पे हमने यहाँ से थ्रो किया है ग्राउंड लेवल से, और ऑब्जेक्ट ये पर्टिकुलर हाइट पे आया है, तो इंक्लाइन प्लेन पे हम लोगों ने थ्रो किया, जैसे ब्रिज पे थ्रो किया हम लोगों ने, बताया मैंने आप लोगों को, तो ऐसे थ्रो किया। तो इंक्लाइन का जैसे मान लो सीढ़ियां है, ठीक है, यहां से ऑब्जेक्ट हमने अपने दोस्त को सीढ़ियों के ऊपर जो है उसको थ्रो किया, तो वो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। तो ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। ये भी देखेंगे एक बार, तो ये तीनों देख लो, ये है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, वो है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। नोट डाउन करो। अब देखो, अब हम लेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। तो फिर से बता रहे हैं डायग्राम, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ये सो u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, और ये है थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखो सुनना, ऑब्जेक्ट सामने भी जा रहा और हाइट पे भी जा रहा, तो वेलोसिटी को हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक ये कंपोनेंट लेंगे और एक ये कंपोनेंट लेंगे, जिसके साथ थीटा है वो कंपोनेंट रहेगा u cos थीटा, और ये थीटा नहीं है इसके साथ, तो दिस इज u sin थीटा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ux, जो ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली आगे लेके जा रहा, वो कंपोनेंट है वेलोसिटी का u cos थीटा। uy, जो कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा, वो है u sin थीटा, u sin थीटा, ठीक है। तो इसको आप वर्टिकल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, ओ सॉरी ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो लिखने की जरूरत नहीं, लिख ही रहा, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, पर याद रखो। अब जब ऑब्जेक्ट हाइट पे जा रहा है, तो याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी है, समझो यहाँ पर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं ना, g की वैल्यू भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0, और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस हम लोग लेंगे -g। -g क्यों लिया है? मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, हम लोग ये पाथ फॉलो कर रहे हैं ऐसे, बट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव है, और g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए हमने नेगेटिव लिया है। अब ध्यान देना, एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन, so we can say ux is equals to u cos theta, it is constant throughout the motion, यानी उसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। बट ये जो u sin थीटा है, वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, यहाँ पे आएगा u sin थीटा, देखो मैग्नीट्यूड कम हो गया, यहाँ पे फाइनली वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0, फिर जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो u sin थीटा कम है, फिर यहाँ वापस जितना पहले था उतना ही हो जाएगा, तो u sin थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, u sin थीटा लिखने से अच्छा लिखेंगे यहाँ पे u y, ठीक है, यहाँ पे ये u y और ये u y, तो जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे कम होते जाएगा, फाइनल मैक्सिमम हाइट पे u y जो है वो हो जाएगा 0,
फिर नीचे आएंगे तो यू वाई की वैल्यू क्या होती जाएंगी, इंक्रीज, पहले मैक्सिमम, फिर कम कम कम, फिर जीरो, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती जाएंगी। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें तो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो, जब हाईएस्ट पॉइंट से वापस नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। सो ये जो u sin थीटा है इट इज अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी g है, वहां पे ध्यान रखो, तो ये ऐसे होगा। बट u cos थीटा अगर बनाए तो हर जगह सेम बनाना पड़ेगा, जैसे यहां बनाया तो u cos थीटा जितना यहां है यहां पे भी u cos थीटा रहेगा, यहां पे भी u cos थीटा रहेगा, उतना का उतना ही, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, और यहां पे भी उतना ही रहेगा u cos थीटा। तो ये u sin थीटा, और यहाँ टेंजेंट बनाएंगे तो ये हमारे को मिल गया y एक्सिस, ये हमारे को मिल गया u। तो जो पोजीशन यहाँ थी u और ये वो सेम यहाँ रहेगा u cos थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा, और ये u रहेगा, और ये एंगल रहेगा यहाँ पे थीटा। तो ये याद रखना, ये मैंने सब पहले डिटेल में समझाया है, फिर भी अभी पता ही दिया था हम लोग को। तो u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट धीरे 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 कम होगा, फाइनली जीरो। अब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, अब वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, तो फिर u sin थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जितनी है u sin थीटा की वैल्यू यहाँ है उतनी u sin थीटा की वैल्यू यहाँ रहेगी, इसलिए यहाँ u sin थीटा नहीं लिखा है। बट u cos थीटा सब जगह से, यहाँ जितना है यहाँ पे भी उतना ही रहेगा, u cos थीटा यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही, और यहाँ पे भी उतना ही, बिकॉज इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो ये याद रखना, u sin थीटा की वैल्यू कम होते जा रही है, यहाँ पे कम, फाइनली जीरो, फिर बढ़ेगी, तो यहाँ पे जितनी है उतनी वैल्यू वापस यहाँ पे हो जाएंगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ऑब्जेक्ट थ्रो किया तो पहले वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में थी, जब वो नीचे आएगा तो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो याद रखो यू वाई की वैल्यू चेंज हो रही, और हाईएस्ट पॉइंट पे यू वाई की वैल्यू कितनी लेंगे, जीरो, ठीक है। तो ये वैल्यू कम कम कम, फाइनली जीरो, फिर नीचे आते समय वो वैल्यू बढ़ती जाएगी, और u cos थीटा थ्रू आउट द मोशन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब सेम। देखो तो ये देखो पहले, तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली आगे लेके जाएगा, u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। u sin थीटा की वैल्यू कम, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो, फिर बढ़ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। u cos थीटा हर जगह जितना मैग्नीट्यूड है वही सेम, और देखो डायरेक्शन भी सेम ही रखा है हमने हर जगह। u sin थीटा जितना है वापस यहाँ पे आके उतना ही हो जाएगा, u cos थीटा तो सेम उतना ही है। तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो यहाँ पे वो फाइनल वेलोसिटी भी u रहेगी जब वो वापस ग्राउंड को टच हो जाएगा। देखो बाकी जगह मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है u sin थीटा का, तो डेफिनेटली u का भी मैग्नीट्यूड चेंज होगा, फिर जब वो नीचे आएगा यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ये और ये सेम रहेगा, और बीच में नहीं है, इतना देख लो पहले, फिर आगे चलिए, ये पॉइंट्स याद रखो, नोट डाउन करो। ये सब अगर देखेंगे तो 11 पे समझाया था, वीडियो में भी होगा, देख लेना एक बार। तो याद रखना, देखो हॉरिजॉन्टल में कैसा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप सादा फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहां वेलोसिटी कांस्टेंट है। बट अपवर्ड जो मोशन है वहां आपको काइनेमेटिक इक्वेशंस लगाने पड़ेंगे, जो मोशन में हमने देखे हैं काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते हैं, वो हमको यूज करने पड़ेंगे। पर यहाँ जो हॉरिजॉन्टल है वहां हम सादा फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये नोट डाउन कर लेना, ये वापस बताने का काम नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और ये भी याद रखो क्या फॉलो किया है। ठीक है, मिटा रहे इसको। अब देखो इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं ट्रैजेक्टरी का, ये हम लोग कर चुके हैं ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन डिराइव। सो द पाथ फॉलोड, ये जो पाथ फॉलो हो रहा है दिस इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी, जो ब्लू कलर में बताया ये है ट्रैजेक्टरी। ये u sin थीटा u cos थीटा जनरल डायग्राम बनाना, तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जैसे यहाँ है, x और y बता देंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा, मिक्स करना है। देख सो हॉरिजॉन्टल x निकालने के लिए हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का यूज करेंगे, वेलोसिटी u cos थीटा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये समझो है x और ये y, तो यहाँ से यहाँ तक का हम ले लेंगे x,
और ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो हम ले लेंगे y। ये x कोऑर्डिनेट इसका, यहाँ से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, यहाँ से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, मिक्स हो जाएगा, तो ये y कोऑर्डिनेट, तो x का आगे आएगा। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू t, ये याद रखो, या फिर हम टाइम कितना लगा मतलब वो निकाल लेंगे तो भी चलेगा, x अपॉन u cos थीटा। यहाँ सादा फॉर्मूला लगाया हमने, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है x एक्सिस पे है, तो हम x से डिनोट करेंगे, u cos थीटा इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं या टाइम भी निकाल सकते हैं। उतने टाइम में ऑब्जेक्ट कहाँ तक पहुंचेगा वो निकल गया, तो पार्टिकल कहाँ है या ऑब्जेक्ट कहाँ है वो पता चल जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट के लिए देखते हैं, अब यहाँ काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कितना है -g, याद रखो। सेकेंड, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो एक चीज चेंज कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं y, यहाँ लिख रहे हैं y, और यहाँ लिख रहे हैं y कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये काइनेमेटिक इक्वेशन x के अलावा नहीं लगाना है, y के अलावा नहीं लगाना है, तो हमने वो काइनेमेटिक इक्वेशन लिखा है, और जो जो कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं उनके यहाँ पे y लिख दिया हमने, बाकी इक्वेशन वही है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये लिखेंगे हम लोग y इज इक्वल्स टू uy, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, u sin थीटा इनटू t, ये माइनस करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन, देखो फिर से लिख देता, क्या क्या था, ax इज इक्वल्स टू 0, ay इज इक्वल्स टू -g, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस पे u cos थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस पे u sin थीटा, तो वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये हो गया हाफ ये g और ये t स्क्वायर, ये निकल गया हमारा y, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, कहाँ है वो पता चल जाएगा, बट हम एक ही इसमें इक्वेशन बना रहे हैं, तो टाइम यहाँ से सीधा या यहाँ से यहाँ, तो ये टाइम सेम है, तो टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो आप ऑब्जेक्ट को ये वाली डायरेक्शन में थ्रो करेंगे विद वेलोसिटी u cos थीटा, या अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं विद वेलोसिटी u sin थीटा, टाइम सेम लगेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए, कोई कंपोनेंट के हिसाब से देखिए, तो t की वैल्यू उधर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये दो x की और y की वैल्यू हो गई, अगर निकालना है तो x और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम y का आंसर निकाल रहे हैं, थोड़ा चेंज करके ध्यान दो, वो बन जाएगा इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी, तो u sin थीटा वैसे रखेंगे, टाइम का आंसर यहां से डाल देंगे, x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g x अपॉन u cos थीटा होल थिंग स्क्वायर। देखो लिख रहा हूँ, काफी जगह है, थोड़ा x अपॉन u cos थीटा होल थिंग स्क्वायर। Now sin upon cos 10, u cancel, so y can be written as tan theta sin upon cos, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, साथ में है x माइनस हाफ g, ये x स्क्वायर g पहले लिख लिया हमने, ये अपॉन में ये 2, इसका स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये और साथ में ये x का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी, यानी y में x भी आ गया, अगर x की वैल्यू पता है इसमें डाल दो तो y का निकाल सकते हैं, या टाइम की वैल्यू पता है तो इसमें डाल दो तो भी, इसलिए दोनों यूज किए हमने। फिर से देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर x निकला हुआ है, y निकालना है, तो फिर ये वाला इक्वेशन यूज करना, x का आ गया ना इसमें, और अगर टाइम पता है, टाइम दिया है समझो, तो y निकालना है, तो आप ये भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं अल्फा tan थीटा को, ये x y से, ये माइनस या प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस बीटा, ये पूरा बीटा
और ये एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर पैराबोला। एक्स स्क्वायर जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं वैसे टाइप में है। तो y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स, ये तो अल्फा की वैल्यू है tan थीटा और ये जो ब्रैकेट में है वो बीटा करके इसको x स्क्वायर लिखते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया फॉर ट्रैजेक्टरी। ये इसमें थोड़ा एक नोट बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये देख लो, नोट डाउन करो। ये हमने 11th में भी लिया है, देख लेना एक बार। दिस इज द इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी। और हम कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर रहे हैं? पहले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर लेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और फिर लेंगे इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी याद रखो। ये हो गया हमारा इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी। इसमें एक नोट बता रहा हूं, वो ध्यान से देख लें, ठीक है? ये भी कर लेते हैं, नोट वाला पॉइंट है। इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी हो गया। हम रेंज का भी इक्वेशन डिराइव करेंगे, छोटा सा ही है तो कर ही लेंगे। वो हाइट का भी करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी कर लेंगे। ज़्यादा बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं है तो वो हम लोग कर सकते हैं। ये छोड़ रहा मैं भी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नहीं मिटा रहे हैं, उसका हमको यूज है। फिर से बोल रहा बेटा, एक बार मोशन चैप्टर एक बार आप लोग अच्छे से देख लेना। उसके बाद ये वीडियो देखना शुरू करना है। अब कॉम्पिटिटिव का समझो, पहला हमने वेक्टर्स लिया था, दूसरा हमने ले लिया है मोशन इन वन डायमेंशन, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद देखेंगे क्या लेना है, सर्कुलर मोशन लेंगे या तो फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे। तो अब कंटिन्यूएशन भी चलता रहेगा। अब रोटेशनल मोशन जब लेंगे तो हमारा रोटेशनल डायनामिक्स हुआ है तो ज़्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेविटेशन लेना है तो ग्रेविटेशन भी हमारा हुआ है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा बेस तैयार है, अब हमको आगे उसके ऊपर कंटिन्यूएशन में लेना पड़ेगा। अब देखो इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी, नोट में लिखना है ये पॉइंट। इक्वेशन हो गया, उसके बाद नोट में लिखना कि आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू tan थीटा x इन ब्रैकेट, x मल्टीप्लिकेशन नहीं हो, x से ध्यान रखना, इन ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन r। r मतलब ये चैप्टर में क्या है, रेंज। यहां लिख लो, रेंज पता है ना क्या है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन, इसलिए बोल रहा पहले सब देख लो, ये हमने समझ चुके हैं, इक्वेशन भी निकाला है हमने रेंज का, इसीलिए हम ये बीच में यूज कर सकते हैं ताकि हमारा बेस तैयार है। तो हमको पता है रेंज क्या है, तो हम ये रेंज का इक्वेशन यहाँ यूज करने वाले हैं। तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने बोला था रेंज, ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन लिखना है तो लिखना, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आप ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन ऐसा भी है। कहीं रेंज दिया रहा और x की वैल्यू दी रही तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मैं यहां से शुरू करके ये लाके बता रहा आप लोगों को, पर आपने नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये इक्वेशन याद रखना खाली, ठीक है? ध्यान रखो y इज इक्वल्स टू, ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आएगा tan थीटा x माइनस, ठीक है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा tan थीटा x इंटू x स्क्वायर अपॉन में रेंज का इक्वेशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट ले रहे हैं। नहीं तो अभी तक मैंने रेंज के बारे में बताया नहीं है आप लोगों को, पर हमारा 11th में हमने रेंज के बारे में पढ़ा है, रेंज का इक्वेशन भी डिराइव कर चुके हैं हम लोग, इसीलिए हम यहाँ बीच में वो ले सकते हैं, ठीक है? इसलिए बोल रहा कि ये चैप्टर शुरू करने के पहले मोशन में जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ था वो अच्छे से आप लोगों ने नोट डाउन करना है, देख लेना है, ठीक है? आगे चल रहे हैं। रेंज का इक्वेशन था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। तो हम ये लिख सकते हैं, तो अगर आप बोलेंगे सर ये कैसे लिखा आपने, तो फिर मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लाके बता देता, तो ठीक है, फिर जो लिखा है हमने करेक्ट है, ये भी याद रखो, ये भी याद रखो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, tan थीटा
tan थीटा, ये x वैसे ही रखेंगे, माइनस ये g ऊपर चला गया, g आ गया, x स्क्वायर आ गया, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, वैसे sin 2 थीटा की जगह ये मैथ्स में फॉर्मूला लिख के दिया है मैंने, यहाँ लिखेंगे sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, डबल एंगल के फॉर्मूले मैथ्स वाले पोर्शन में लिख के दिए, तो ये आएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। देखो तो ये g जो था वो ऊपर ले लिया हमने, ठीक है, तो अब ये मिटा है ये वाला, तो आपसे अरेंज करना है थोड़ा सा प्रॉपरली। सो y इज इक्वल्स टू tan थीटा x वैसे रखेंगे, माइनस आगे g, देखो ये साइन इसके साथ कैंसिल, cos अपॉन में है, देखो ये अपॉन में है तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचेगा g x स्क्वायर अपॉन साइन इसके साथ कैंसिल, cos इंटू cos cos स्क्वायर, और साथ में बचा u स्क्वायर और 2, सो ट्वाइस u स्क्वायर cos स्क्वायर। तो अरेंज कर लो, tan थीटा x वैसी, g वही रखेंगे, x स्क्वायर को बाहर कर दिया, ट्वाइस u स्क्वायर cos स्क्वायर, ये आ गया। तो आप ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये भी इक्वेशन है ट्रेजेक्टरी को, तो ये डायरेक्ट याद रखना है। ये एक्सप्लेनेशन अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसमें ये जो r है वो क्या है, याद रखो रेंज, हम डायरेक्ट इक्वेशन रेंज का यहाँ पे यूज किए हैं, और हम ये क्यों यूज कर पाए, क्योंकि ये पहले हो चुका है, इसलिए मैंने पूरा बेस पहले लिया हुआ है, फिर कहीं पे बीच में कुछ काम आया तो हम वो इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का बोलो या रेंज का बोलो या मैक्सिमम हाइट का बोलो, अभी डिराइव किया नहीं है, फिर भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने 11th में वो डिराइव कर चुके हैं। तो ये रेंज का आंसर डाल दो, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया। तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या तो ऐसे लिखेंगे या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यही मेन है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन के हिसाब से देखेंगे, tan थीटा x इन ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन r, सिंपलीफाई करके यहाँ तक लाई दिया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, और उसमें जो r लिखा है वो क्या है, रेंज। तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। देखो ये हो गया इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी, नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं हो पाएगा इसमें, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। देखो ये हम प्रोजेक्टाइल मोशन बना रहे हैं, ये y, ये x, ये हमारा पाथ। अब समझो हम यहाँ पर है, तो हमने जो पाथ फॉलो किया है वो ये है, पर डिस्प्लेसमेंट की हमने डेफिनेशन देखा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डायरेक्टली ज्वाइन कर दो। देखो फिर से, डिस्प्लेसमेंट मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन अ गिवन डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन में ज्वाइन करेंगे हम लोग, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लिखेंगे वेक्टर r। तो ध्यान है ना, ये जो पाथ है वो हमने एक्चुअल में फॉलो किया है, अगर किसी ने डिस्टेंस बोला तो हम ये पाथ निकालना पड़ता हम लोग को, बट डिस्प्लेसमेंट बोला है तो हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया। ये इनिशियल पॉइंट यहाँ पे निकालना है, तो ये फाइनल पॉइंट है, डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया, ये देखो, और ये है पोजीशन वेक्टर r समझो ओरिजिन से। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद है ना, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन अ गिवन डायरेक्शन। इसके कोऑर्डिनेट है समझो x और y, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये मिलेगा y, और ये यहां से यहां तक जो है वो है x। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं हमेशा, r इज इक्वल्स टू एक्स आई, दो कोऑर्डिनेट में है, वेक्टर फॉर्म प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब पाथ तो हमने ये फॉलो किया है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, पाथ जो फॉलो किया है हमने ये फॉलो किया है,
बट डिस्प्लेसमेंट पूछा है यहाँ तक कितना हुआ है, तो हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे, उसी को हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर फॉर्म में उसको लिखिए। अब x और y कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो फर्स्ट सादा फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो x विल बी u cos थीटा इनटू t। ट्रैजेक्टरी में जो यूज किया था वही इक्वेशन है, इससे हम निकालेंगे x। सेकेंड है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, वही काइनेमेटिक इक्वेशन वाला। ठीक, ये है y, ये y और ये y। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग y कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल्स टू ये आएगा इनिशियल u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 g और t स्क्वायर, इसमें t की वैल्यू नहीं डालना, तो ये हमारा बन गया y कोऑर्डिनेट। उसमें भी ऐसे ही बताया था कि x और y निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो आप देखो x और y कोऑर्डिनेट के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो अपन ने देखा है वेक्टर में मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो किसी ने डिस्प्लेसमेंट पूछा, उसका मैग्नीट्यूड, ये आ गया उसका मैग्नीट्यूड इससे निकालेंगे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे अगर वेक्टर है समझो 2i प्लस 3j, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, यहाँ डालेंगे 2 स्क्वायर, यहाँ डालेंगे 3 स्क्वायर, वही है। तो ये x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, और ये दोनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करना है बस। और फिर पूछेंगे डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन जो था वो थीटा था, वो नहीं ले रहे हम लोग, ये डायरेक्शन हम लोग लेंगे अभी, ये आएगा फाई। देखो, और वेलोसिटी के साथ जो था इनिशियल वेलोसिटी समझो हम u से दिखा रहे हैं, तो ये वेलोसिटी के साथ था वो पूरा एंगल थीटा था, तो दोनों में फर्क है ना, याद रखना। ये पूरा एंगल जो बना था वो था थीटा, अभी हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का ले रहे हैं फाई। देखो, तो एंगल निकालेंगे, तो एंगल निकालने के लिए ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब हम निकाल रहे हैं डायरेक्शन के लिए लेंगे हम लोग tan phi इज इक्वल्स टू, ये ट्रायंगल में tan phi अपोजिट y अपॉन x, तो y की वैल्यू डालो, x की वैल्यू डालो, और इससे आपको एंगल मिल जाएगा आपका phi। तो इस इक्वेशन से मैग्नीट्यूड, इस इक्वेशन से डायरेक्शन, x की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालना, y की वैल्यू ये इक्वेशन से निकालना, दोनों वैल्यूज इसमें और इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, y और x का जो भी नंबर आएगा तो यहाँ से मिल जाएगा मैग्नीट्यूड, और phi की वैल्यू निकाल लेंगे तो डायरेक्शन। इसको थोड़ा अरेंज करके चाहे तो लिख सकते हैं, बता दो, इतना नोट डाउन कर लो। तो याद रखो, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करके लिखने का कोई मतलब नहीं है। x की वैल्यू जो मिलेगी वो, और y की वैल्यू इसमें डाल देंगे, x और y की वैल्यू इसमें भी डाल के आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, पर इसको हमको आगे यूज करना है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो ये इक्वेशन वापस से लेंगे, ठीक है, x ये इक्वेशन से निकालो, y ये इक्वेशन से निकालो, इस इक्वेशन में डाल देंगे तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, इस इक्वेशन में डाल देंगे तो डायरेक्शन पता चल जाएगी। इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं सिर्फ नोट के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखते हैं, ये हुआ नहीं है डिस्प्लेसमेंट पर, कॉन्सेप्ट पता ही हम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ज्वाइन किया इनिशियल और फाइनल पोजीशन को, तो मैग्नीट्यूड भी निकल गया और डायरेक्शन भी निकल गया बस। और थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं, नोट में काम आएगा इसीलिए। बेटा रेंज का इक्वेशन, अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन इसमें यूज करने वाले हैं, तो हम डायरेक्ट इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मैं पहले डिराइव कर चुका हूँ, इसीलिए हमने पहले बेस लिया है, अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो लिखा रहा है हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप लोगों ने मोशन देख लेना है, उसमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है वो पूरा, और उसके इक्वेशन अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। सो देखो, tan थीटा इज इक्वल्स टू था y अपॉन x,
ठीक है। y की वैल्यू देखो क्या थी, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या थी देखो, u cos थीटा और साथ में था इंटू टी, तो t कॉमन निकाल लो, इसके साथ कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा u sin थीटा, ठीक है, ये t गया माइनस हाफ ये t गया g इंटू टी डिवाइडेड बाय u cos थीटा, तो ये इक्वेशन हमारे काम आएगा। ओ सॉरी tan थीटा नहीं है, tan फाई का आंसर है। सो फाई काय का एंगल था, डिस्प्लेसमेंट का, और थीटा एंगल है इनिशियल वेलोसिटी का, तो उनके बीच में का ही रिलेशन निकालना है। अभी देखते हैं, ये देखिए इतना नोट डाउन करना। ठीक है, अब देखो डायग्राम में माइन्यूट सा चेंज कर रहे हैं, यहां तक लिख लिया, इसके बाद जो मैं बताऊंगा आप नोट में, ये इक्वेशन याद रखो, ठीक है। तो ये मैं वापस से लिख दूंगा, इतना लिख लो पहले, फिर नोट में क्या लिखना है वो बताऊंगा। देखो अब लिख रहे हैं हम जो, वो लिखना है नोट में, अब हम लिख रहे हैं नोट में। अब डायग्राम थोड़ी चेंज कर रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, डिस्प्लेसमेंट कहां तक निकालना है, जब हम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे, ठीक है, h मैक्सिमम हाइट उस मोशन की, तो यहां से यहां तक ये है हमारा एंगल फाई डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये है वेक्टर r, और ये हाइट h मैक्सिमम यानी बीच वाले पोर्शन तक लिया है हम लोगों ने, और ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी u, और ये पूरा एंगल है हमारा थीटा, और इस डिस्प्लेसमेंट, अब ये देखना हाईएस्ट पॉइंट तक हमने लिया है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल मोशन, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल मोशन वहां तक लिया है, जहां हाइट कितनी है h, यानी y की वैल्यू h ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब हमारा इक्वेशन जो था वो वापस से देख रहे हैं, नोट में लिखना है, ये डायग्राम के बाद क्या था वो, tan phi इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस हाफ g इंटू टी अपॉन टू u cos थीटा, अब भी डिराइव किया था ये, अब नोट में ये डायग्राम के साथ इसके लिए लिखा है। अब देखो जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था तो मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए बोला था टाइम ऑफ एसेंट, और नीचे आने के लिए टाइम ऑफ डेसेंट, अगर फ्रिक्शन नहीं ले रहे तो दोनों सेम, और हमने बताया था टी ए इज इक्वल्स टू टी डी, उन दोनों का आंसर आएगा u sin थीटा अपॉन g, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया था, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इन दोनों को ऐड करेंगे सेम है, तो वो हो जाएगा ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g, इसलिए बोल रहा कि पहले देख लो क्योंकि ये हम सब डिराइव कर चुके हैं, अब बीच में वो हम क्यों यूज कर रहे हैं, अभी तो हमने ये वीडियो में तो बताया नहीं है, पर हमारा पहले हो चुका है, इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा के पॉइंट्स ले रहे हैं, तो बीच में कहीं उनका यूज आ रहा तो हम उनको यूज कर रहे हैं, तो ये मिटा रहा है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डेसेंट, यानी ऊपर जाने तक का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम, अगर ये 2 सेकंड है तो ये भी 2 सेकंड है, टोटल टाइम हो जाएगा 2 बार यानी 4 सेकंड, तो वही है। तो हम कहां तक गए हैं, ये देखो कहां तक पहुंचे, हाईएस्ट पॉइंट तक, तो हम ये जो t है उसको कर देंगे टाइम ऑफ एसेंट, t a उसकी वैल्यू डाल देंगे, तो u sin थीटा माइनस हाफ g टाइम ऑफ एसेंट यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो था u sin थीटा अपॉन g एंड डिवाइडेड बाय u cos थीटा, ठीक है। देखो यहां तक तो ये टाइम ऑफ एसेंट है मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, ये मैक्सिमम हाइट का है h, यहाँ तक ये लिखा है,
तो वहां तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक, उसको हम बोल रहे हैं टाइम ऑफ एसेट, और वापस नीचे आने के लिए टाइम ऑफ डेसेट, तो वो उसका काम नहीं है। टोटल टाइम डबल कर दिए थे हम लोग। तो देखो क्या बचेगा, u sin थीटा माइनस जी कैंसल, u sin थीटा अपॉन ये फाई है, इधर थीटा ही ना, और अपॉन में बचेगा 2, और ये बचा u cos थीटा। ठीक है, अब एक स्टेप खा जाते हैं, ये स्टेप लिख लो, मैं इसको मिटा के फिर चेंज करता हूं। ये तो समझिए, ये g और ये g कैंसिल हो गया, u sin थीटा अपॉन 2। अच्छा आगे देखते हैं, ये 1, ये -1/2, तो वो बचेगा u sin थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय u cos थीटा। देखो समझ में आया, फाइनल आंसर यहाँ लिख दूंगा। u sin थीटा कॉमन निकालो, नहीं समझाऊंगा तो ऐसा करना, u sin थीटा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 - 1/2, 1 - 1/2, 1 - 1/2 यानी 1/2, तो ये बचा है न्यूमरेटर में और ये है डिनोमिनेटर में। अब ध्यान दो, फाइनल आंसर लिख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, नोट में लिख रहे हैं, ये फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा है। तो ये है हमारा tan phi इज इक्वल्स टू, अब इसका आंसर देखो, u कैंसल, sin अपॉन cos tan, और 1/2 बचेगा, 1/2 tan थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये डायरेक्ट याद रखना कि अगर मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है तो थीटा और फाई के बीच में क्या रिलेशन है वो पता चल जाएगा इस इक्वेशन से। तो ये नोट में लिखना, देखो समझ में आया। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट का। अगर हाईएस्ट पॉइंट तक गए, ना उधर ना इधर, हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो अगर थीटा पता है, फाई निकालना है, तो आप तुरंत निकाल सकेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो हम छोटी छोटी ट्रिक्स देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल में उसको कैसे अप्लाई कर सकेंगे। अगर मैक्सिमम हाइट तक गए हैं, ठीक है, अगर उन्होंने बोला कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट का एंगल निकालो, तो tan फाई, फाई निकालना है हाफ ऑफ tan थीटा। याद रखना थीटा कौन सा एंगल है, वेलोसिटी का एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल, ये पूरा, और फाई कौन सा एंगल है, विद द डिस्प्लेसमेंट। तो फाई निकालना है, थीटा दिया है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। पर कब, जब डिस्प्लेसमेंट कहां तक का दिया है, मैक्सिमम हाइट तक का, उसके लिए यहाँ t की जगह TA लिखा है, टाइम ऑफ एसेंट। ये देखो नोट डाउन करो, तो यहाँ पे लिखना था तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये नोट में याद रखो। देखो नोट डाउन करो, तो याद रखना ये हम रिलेशन कब यूज करेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट दिया है मैक्सिमम हाइट तक गए, न इधर है न इधर है, तो फाई निकालना है तो ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। थीटा पता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले से निकल जाएगा। पर कब, जब यहाँ है तो इधर या इधर है, तो फिर हमारे को बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या था बेसिक फॉर्मूला, tan phi इज इक्वल्स टू y अपॉन x। y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो, दोनों सॉल्व करके जब phi की वैल्यू निकालेंगे तो वो मिलेगा। पर अगर हाईएस्ट पॉइंट तक है तो डायरेक्ट याद रखो ये रिलेशन से आप आंसर निकाल सकते हैं। या हो सकता कि ये डायग्राम दे दे और 4 ऑप्शन दे दे कि फाई और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, तो पहचानते आना चाहिए कि ये रिलेशन है। तो ये डायग्राम दे देंगे, ये थीटा पूरा एंगल है इनिशियल वेलोसिटी का, फाई डिस्प्लेसमेंट का एंगल, और एग्जाम में बोलेंगे कि थीटा और फाई का रिलेशन क्या है। 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से ये ऑप्शन टिक करना है, हाईएस्ट पॉइंट तक का है, ध्यान रखना। अदरवाइज फाई निकालना है तो फिर ये वाले फॉर्मूले से निकालना है। देख लो, नोट डाउन करो। यहां तक अच्छे से देख लो, ठीक है। तो आधा ही हुआ है अभी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने एक तो निकाला था इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी और एक निकाला है इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। इसके आगे का ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।